Hello everyone, welcome or welcome back to Swami Vivekananda Institute. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट एंड बहुत सारी क्लासेस आपकी जा चुकी हैं. आज की क्लास में हम आगे की बात करेंगे. जो लास्ट के सारे लेक्चर्स हैं, आई होप आप वो सब देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मैं उसमें ऐड करती रहती हूँ. आपके जो आगे के लेक्चर्स होते हैं उसमें वो हेल्प करते हैं. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. आज की क्लास को शुरू करते हैं. ओके, तो मैंने आपको फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बता दिया है, पूरा कंप्लीट कर दिया है. लेकिन आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्रांसपोर्ट वाटर का इन प्लांट्स. प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है ये हमें देखना है. सबसे पहले आप देख सकते हो ये पूरा प्लांट सिस्टम बना है, जिसमें हम देख सकते हैं कि रूट है, रूट हेयर है, स्टेम है, लीव्स है, ये सारी चीजें बनी है. और हम क्या देख रहे हैं कि इसमें वाटर का मूवमेंट देखना है. अब वी ऑल नो दैट कि वाटर का अब्जॉर्प्शन जो होता है वो सॉइल से रूट में होता है. रूट हेयर जो कि और ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट्स में होते हैं और एक्सटेंशन होते हैं रूट के एपिडर्मल सेल्स के, उसमें होता है. ठीक है, उसमें सबसे पहले आपका अब्जॉर्प्शन होता है वाटर का सॉइल से. इसके बाद वाटर मूव करता है रूट सिस्टम से जाइलम में, जाइलम से आपका अपर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाता है एंड फाइनली वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब अगर हम वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मैंने यहाँ पर आपको वाटर पोटेंशियल, सल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की हुई हैं. सो वाटर पोटेंशियल जो होता है, जिसको हम साई W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाटर पोटेंशियल देखा जाए, मैंने आपको बताया था कि जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है. ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है कि सबसे ज्यादा जो वाटर पोटेंशियल होता है वो सॉइल का होगा, देन रूट का होगा, देन स्टेम का होगा, लीफ का एंड लास्टली एटमॉस्फेयर का होगा. सो सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल सॉइल का हम क्यों देख पा रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं कि सॉइल में हम कंटिन्यूअसली वाटर देते हैं, हम कंटिन्यूअसली पानी दे रहे होते हैं, है ना. हम पानी देते हैं प्लांट्स को, कहां पर? सॉइल में, है ना. हम सॉइल में पानी देते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है एंड वाटर को प्लांट को वाटर मिलता है. सो जो हम वाटर कंटिन्यूअसली सॉइल को दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि सबसे ज्यादा जो वाटर का पोटेंशियल है वो सॉइल के पास है. इसके बाद अब्जॉर्प्शन के थ्रू वाटर अपवर्ड मूव करता है, तुरंत रूट में जाता है, तो वहां पर उसके बाद जो वाटर पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा रूट का होगा एंड आफ्टर दैट स्टेम में मूव करता है, स्टेम का, लीफ का एंड एटमॉस्फेयर का होगा. अब मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल सॉइल का होता है, प्योर वाटर का होता है, विच इज 0. तो 0 जो है वो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है. इट मींस कि वाटर पोटेंशियल जब कम होगा तो वो क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू होगा. सो इस कंटिन्यूम में ऑफ वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, इसमें सॉइल का वाटर पोटेंशियल जो होता है वो ऑलमोस्ट -0.01 होता है. इसके बाद रूट में वो और -0.1, देन 1, फिर इस तरीके से वाटर का हम देखते हैं ऊपर की तरफ और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हो जाती है. सो लीफ में जब हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है ऑलमोस्ट -1 होता है. ठीक है, -1 या -100 होता है. एक बार मैं कंफर्म कर लूं. सो ये जो वाटर पोटेंशियल है, वी कैन सी कि जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ रहा है वैसे वैसे -100 होता है. ओके, -100 होता है पास्कल. सो ये वैल्यू जो है हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है. इट मींस कि वाटर जो लीफ तक पहुंचेगा वो इवेपोरेट कर जाएगा. कहां पर? एटमॉस्फेयर में. बिकॉज कि एटमॉस्फेयर में नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, लीफ में उससे कम नेगेटिव है एंड वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा. तो इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर का मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ होगा. बिकॉज वाटर पोटेंशियल कैसे वाटर मूव करता है? फ्रॉम लो वाटर हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल. ठीक है, वाटर पोटेंशियल जहां हाई है वहां से वो लो की तरफ मूव करता है, हाई टू लो मूव करता है, ये हमने पढ़ा है.
तो इस तरीके से एक बेसिक आइडिया हमें पता चलता है कि वाटर का मूवमेंट अपवर्ड होता है। अब इसमें कुछ थियोरीज थी, कुछ और भी बातें कही गई थी, वो सब हम एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले जो वाटर का सॉइल में ट्रांसपोर्ट होता है वो बल्क फ्लो से या मास फ्लो से होता है। मींस एक बल्क फ्लो से वाटर जो है वो मूव कर रहा है। अब ये जो बल्क फ्लो है, ये जो मास फ्लो है, ये कैसे हो पा रहा है? एक प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो पा रहा है। जो एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है उसकी वजह से हम बल्क फ्लो वाटर का या ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो मूवमेंट हम देख पाते हैं सॉइल से एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? अगर मैं कहूं यहाँ किसी चीज का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ कम है ना, तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया है ना। कोई चीज यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, इट मींस कि ग्रेडियंट डेवलप हो गया। इस ग्रेडियंट की वजह से वाटर का मूवमेंट जो होता है एक मास फ्लो या बल्क फ्लो में दिखाई देता है। अब अगर हम अब्जॉर्प्शन रूट की बात करें तो रूट में वाटर कैसे एंटर करेगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से वाटर जो होता है वो सॉयल से रूट में जाएगा। अगर मैं ये रूट बनाऊं, सो रूट में, और ये सॉयल है, सो सॉयल से वाटर एंटर्स फ्रॉम सॉयल टू रूट बाय द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन। सो सिंपली क्या होता है? वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। Intimate contact between the surface of the root and the soil is essential for effective absorption of the root. Absorption of water by root. तो एक कांटेक्ट होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा इंटीमेट कांटेक्ट होना चाहिए रूट और सॉइल के बीच में। तो सॉइल और रूट के बीच में इतना अच्छा कांटेक्ट होता है कि वाटर जो होता है वो मूव करता है अब्जॉर्प्शन से रूट के अंदर। This contact provides the surface area needed for water uptake and is maximized by the growth of the root and root hair into the soil. अब ये इंटीमेट कैसे पॉसिबल है? क्योंकि रूट की जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उसके एक्सटेंशन को हम रूट हेयर बोलते हैं। वो रूट हेयर जो होता है वो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए, एंड दूसरा वो अच्छा इंटीमेट कॉन्टैक्ट बनाता है बिटवीन रूट एंड सॉइल so that water moves into the root. Now root hair are microscopic extension of root epidermal cell that greatly increase the surface area of root, thus providing greater capacity for absorption of ions and water from soil. तो सॉइल में जो अब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट में वो आयंस एंड वाटर दोनों का होता है। एंड यहाँ पर रूट हेयर्स क्या है? रूट हेयर्स जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जो सबसे बाहर की एपिडर्मल सेल्स होती है रूट की, उसका एक्सटेंशन है। उसका एक्सटेंशन एक माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर होता है। एंड वो क्या होता है? वो क्यों होता है? एक तरीके से सरफेस एरिया बढ़ा रहा है अब्जॉर्प्शन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी को अब्जॉर्ब कर पाए प्लांट। तो ये हो गई आपकी रूट की बात। अब हम अगर बात करें ये जो रूट में मूवमेंट है वाटर का, ये तीन तरीके से होता है। ये हमने जो है देखा है कि रूट में जो ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को, ठीक है, कि कैसे सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे कैसे होता है, ये हमने डिस्कस किया था फ्लोएम में जब ट्रांसलोकेशन पढ़ रहे थे फूड का। बट जब हम वाटर का मूवमेंट देखते हैं रूट में वाया द एपोप्लास्ट, ट्रांसमेम्ब्रेन एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे, सो वाटर का जो मूवमेंट होता है पूरे रूट में, रूट सिस्टम में, वो कैसे होता है? तीन तरीके से हो सकता है। एक तो एपोप्लास्टिक, जो बाहर का स्पेस है सेल वॉल का, या एक्स्ट्रा सेलुलरली अगर वाटर मूव कर रहा है तो वो एपोप्लास्टिक पाथवे हो जाता है। ट्रांसमेम्ब्रेन, सिंपली मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ सेल्स की वैसे मूवमेंट। एंड सिम्प्लास्टिक, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से जो मूवमेंट होगा वाटर का, उसे हम कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ लिख भी रखा है, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिख रखा है। इन द सॉइल वाटर इज ट्रांसपोर्टेड प्रीडोमिनेंटली बाय बल्क फ्लो, ठीक है, बल्क फ्लो से मूवमेंट होता है, प्रेशर ड्रिवन। नाउ हाउएवर when the water comes in contact with root surface, the nature of water transport becomes more complex. Okay, तो यहाँ पर जो रूट की एपिडर्मिस है वहां से लेकर के एंडोडर्मिस तक क्या देखा जाता है? तीन तरीके के पाथवे से वाटर जो है वो मूव कर लेता है। हम लोग अभी रूट में ही है, हम रूट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रूट में एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक वाटर का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से देखा जा सकता है। एक है एपोप्लास्टिक पाथवे, दूसरा है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, एंड थर्ड इज सिम्प्लास्टिक पाथवे।
जो एपोप्लास्ट पाथवे है उसमें वाटर मूव करता है एक्सक्लूसिवली थ्रू सेल वॉल। सेल वॉल से मूवमेंट देखा जाता है विदाउट क्रॉसिंग एनी मेम्ब्रेन। सो सेल वॉल से बाहर जो मूवमेंट है वो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है, और एपोप्लास्टिक या फिर पाथवे होता है जिससे वाटर जो है वो मूव करता है बिना किसी सेल को क्रॉस किया हुआ। The apoplast is continuous system of cell wall and intercellular space between the plant tissue। तो intercellular space जो है दो सेल के बीच का स्पेस या फिर सेल वॉल, इन दोनों से अगर मूवमेंट हो रहा है वाटर का तो हम उसे एपोप्लास्टिक पाथवे बोल देते हैं। नाउ ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे, ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे है इसमें क्या होता है कि सेल में वाटर एंटर किया एक साइड से और दूसरी साइड से निकल गया, ठीक है, दूसरी साइड से निकल गया, एंटर्स द नेक्स्ट सेल, और इसी तरीके से इस पाथवे में वाटर जो है पूरा एनरूट कर लिया, पूरा एक रूट बना लिया कि एक सेल से एंटर करेंगे, एक साइड से सेल के दूसरी साइड से निकल जाएंगे। इन दिस पाथवे वाटर क्रॉसेस एटलीस्ट 2 मेम्ब्रेन्स फॉर ईच सेल इन द पाथ। सो जैसे ये सेल है, यहां से वाटर एंटर किया, यहां से निकल गया, ठीक है, यहां से एंटर किया, तो एक तरीके से एक सेल में 2 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। नाउ थर्ड इज द सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, वाटर ट्रैवल करता है एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। सो प्लांट सेल में क्या होता है, बीच में कुछ चैनल्स होते हैं जो गैप चैनल्स की तरह रिप्रेजेंटेड होते हैं, वो होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस हैं, इनके थ्रू अगर वाटर का मूवमेंट देखा जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। सो ये हो गया, ये स्पेसिफिकली हम रूट की बात कर रहे थे। रूट में एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक वाटर का मूवमेंट इन 3 पाथवे से हो सकता है। सो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं इस रूट को यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया है जहां पर हम रूट हेयर में सिम्प्लास्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे देख रहे हैं। इसके बाद जो सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स, यहां से वाटर मूव कर रहा है थ्रू डिफरेंट पाथवेज, ठीक है, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक, ट्रांसमेम्ब्रेन, तीनों पाथवे से वाटर फाइनली एंडोडर्मिस में मूव करता है। अब एंडोडर्मिस में आप देख सकते हो एक रेड कलर का बैंड दिख रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया है, विच इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वो ब्लॉक करता है वाटर के मूवमेंट को, ठीक है, जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू मूवमेंट होता है उसे ब्लॉक करता है, क्योंकि ये एक स्ट्रिप की तरह फॉर्म है। आप देख सकते हो यहाँ पर रेड कलर का स्ट्राइप है जो कि पूरे एंडोडर्मिस में पाया जा रहा है। ना एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल है, इसके बाद वाटर सीधे जाइलम में एंटर कर जाएगा, ठीक है। जाइलम मतलब ये पूरा अगर रूट से ऊपर जब स्टेम की बात करते हैं वहां से पूरा जो कंडक्शन होता है वो जाइलम से होगा, है ना। तो इसके पहले जो एपिडर्मिस टू एंडोडर्मल सेल्स, यहाँ पर मूवमेंट 3 तरीके से था, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन। अब नाउ एंडोडर्मिस में वो जो वाटर का मूवमेंट है वो क्या होता है, ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्राइप। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की बात करते हैं, है क्या। सो यहाँ पर लिखा है ये पॉइंट, एट द एंडोडर्मिस वाटर मूवमेंट थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब जो एपोप्लास्ट वाला मूवमेंट था वाटर का, उसे वो रुक गया क्योंकि एंडोडर्मिस पे क्या प्रेजेंट थे, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट थे। Now the Casparian strip is a band of radial cell wall in the endodermis and is impregnated with the wax-like hydrophobic substance suberin। अब ये Casparian strip क्या है, ये रेडियल वॉल्स में प्रेजेंट है एंडोडर्मिस के, और ये सुबेरिन का बना हुआ है ना, सुबेरिन का बना हुआ है जो कि एक वैक्स लाइक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस क्यों, वाटर को जाने देगा, राइट। सो यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप एक रेडियल सेल्स में, सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये एक स्ट्राइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है, रेडियल वॉल में प्रेजेंट है, एंड सुबेरिन के बने हैं। क्या, किसके बने हैं, सुबेरिन के बने हैं। So this Casparian strip break the continuity of apoplastic pathway and forces the water and solute to cross the endodermis by passing through the plasma membrane। So यहाँ पर एपोप्लास्टिक पाथवे से वाटर आराम से मूव कर रहा होता है, एंडोडर्मिस पे आकर के रेडियल वॉल्स पे, सेल वॉल्स पे उनके कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है विच इज मेड अप ऑफ क्या, सुबेरिन। सो ये अलाउ नहीं करेगा वाटर को, वाटर फोर्स होता है कि वाटर जो है वो मूव करे थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वहां पर दूसरा पाथवे प्लांट ले लेता है, वाटर जो है वो ले लेता है और एपोप्लास्टिक पाथवे से मूव करता है थ्रू द अदर पाथवेज लाइक सिम्प्लास्टिक या ट्रांसमेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इस तरीके से
कैस्पेरियन स्ट्रिप से भी क्वेश्चन आया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको जानना है। नाउ अब हम वाटर कहां तक पहुंच गया, वाटर अब्सॉर्ब हुआ रूट से अब्सॉर्प्शन के बाद जो वाटर का ट्रांसपोर्ट था वो सॉइल टू रूट पहुंचा, रूट से अब जाइलम में जाएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया कि वाटर का मूवमेंट जो था वो किधर से किधर गया। अगर मैं आपको एक बार में बताऊं, सो वाटर सबसे पहले कहाँ मूव किया, वाटर मूव किया सॉइल से रूट में, रूट से कहाँ जाएगा, रूट से अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट में जाएगा, ठीक है। सो अगर हम पूरा मूवमेंट देखें एक बार जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हुआ है, सो जो सॉइल से रूट में हुआ है वो हुआ है अब्जॉर्प्शन, है ना। जो ट्रांसपोर्ट है जो सॉइल से रूट में हुआ है ये हुआ है थ्रू द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब रूट से जाइलम तक क्या मूवमेंट हुआ है, रूट से जो जाइलम तक मूवमेंट हुआ है ये हमने देखा है 3 तरीके के पाथवे से हुआ, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट या ट्रांसमेम्ब्रेन, और इसे हम रेडियल कंडक्शन बोलते हैं। नाउ अब जाइलम से जो अपर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पूरा पानी ऊपर तक जाएगा प्लांट में, हर एक सेल्स में, तो ये जो मूवमेंट होता है इसे हम बोलते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी के थ्रू होता है, ठीक है। कोहेशन अधेशन थ्योरी या फिर ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी के थ्रू हम इस बात को समझते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। वैसे तो बहुत अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं लेकिन हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या जाइलम में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वाटर का। अब जाइलम में जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पहले समझते हैं जाइलम क्या है। सो जाइलम कॉन्स्टिट्यूट द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जाइलम में कहां से हो रहा है शुरुआत, रूट के जस्ट बाद जाइलम जो है कंडक्टिंग टिश्यू वो स्टार्ट हो जा रहा है एंड अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट तक है। एक तरीके से बहुत ही लंबा रास्ता जो है वो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो जाइलम के थ्रू हो रहा है। अब अगर बात करें, 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रेकेरी एलिमेंट्स पाए जाते हैं जाइलम में, वो है ट्रेकीड्स और दूसरा है वेसल एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये जो वेसल एलिमेंट्स है ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और कुछ जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो ट्रेकिड्स है वो एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों में होते हैं और कुछ फर्न्स में भी पाए जाते हैं। सो मैच्योरेशन ऑफ बोथ द ट्रेकिड एंड वेसल एलिमेंट्स इन्वॉल्व द डेथ ऑफ सेल्स। अब जो कि इन्हें कंडक्ट करना है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है ना, कंडक्टिंग टिश्यू है, तो जगह चाहिए। तो जगह कैसे मिलेगी, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारी चीजों की डेथ करा दी जाती है। Thus functional water conducting cells have no membrane and no organelle। ना कोई मेम्ब्रेन होगा ना कोई ऑर्गेनल होगा, सिंपली क्या होंगे, ऐसे एक हॉलो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं जिससे वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। So tracheids are elongated spindle shaped that are arranged in overlapping vertical files. Water flow between tracheids by means of the numerous pits in their lateral walls। ये है ट्रेकिड्स, आप देख सकते हो, ठीक है, स्पिंडल शेप का है, इलोंगेटेड है, इनके लेटरल वॉल्स में पिट प्रेजेंट है, इससे वाटर का इनका मूवमेंट देखा जाता है। नाउ वेसल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, शॉर्टर होते हैं, वाइडर होते हैं, शॉर्टर होते हैं, वाइडर होते हैं, परफोरेटेड एंड वॉल्स हैं दैट फॉर्म अ परफोरेशन प्लेट एट ईच एंड ऑफ द सेल। सो ये आपका वेसल एलिमेंट्स है, कैसा है, शॉर्ट है, वाइडर है और परफोरेटेड प्लेट्स पाए जा रहे हैं एंड्स पे। सो ये आपके कंडक्टिंग टिश्यूज है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के, जिससे कि वाटर का मूवमेंट देखा जाता है थ्रू द रूट से रूट तक तो वाटर आ गया एंड अब जाइलम में एंटर करेगा थ्रू द अपर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो यहां तक पूरा आपका जो क्लास था इट वाज अबाउट द कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। हमने देख लिया कि वाटर सॉइल में कैसे आ रहा है, सॉइल से रूट में कैसे आ रहा है एंड रूट का हमने पूरा ट्रांसपोर्ट देख लिया। और अब हम जाइलम की बात करेंगे कि जाइलम में वाटर आगे कैसे मूव करता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो ट्रांसफरेशन या कोहेशन अधेशन थ्योरी है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे एंड
फिर हम आगे देखते हैं और क्या चीजें हमें प्लांट में देखनी है, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे आपके फाइटो हार्मोन्स हो गए, है ना, और जो और भी चीजें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह, वो सब हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, we'll discuss all those topics in detail. So that's it for today's class. Thank you so much.